हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू यूट्यूब चैनल विद्या सागर। आज हम पढ़ेंगे सेमीकंडक्टर इलेक्ट्रॉनिक्स पार्ट 4 यानी कि कुछ और इंपॉर्टेंट टॉपिक्स इसमें हम कवर करेंगे। इसके बाद एक और पार्ट आएगा जिसमें हम लॉजिक गेट्स के बारे में बात करेंगे। ठीक है, तो अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए ऐसे ही इंपॉर्टेंट वीडियोज़ के लिए। और अगर आपको इस वीडियो से रिलेटेड नोट्स चाहिए और पिछली वीडियो से रिलेटेड नोट्स चाहिए तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है। साथ ही साथ जो पुरानी प्लेलिस्ट हैं प्लेलिस्ट हैं जिसमें सारी वीडियोज़ डाली गई हैं, प्लेलिस्ट बना रखी है हमने, तो आप वो भी वीडियो देखे जा सकते हैं। जो प्लेलिस्ट का लिंक भी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है। ठीक है, तो बढ़ते हैं आज की वीडियो की तरफ। अब है कॉमन बेस एम्पलीफायर। कॉमन बेस एम्पलीफायर क्या होता है? हियर बेस ऑफ द ट्रांजिस्टर विल बी कॉमन टू बोथ एमिटर एंड कलेक्टर। अब जो ट्रांजिस्टर का बेस होगा वो क्या होगा? एमिटर और कलेक्टर का कॉमन होगा। तो पढ़ लेते हैं इसको। पहला ए आता है इसमें, एम्पलीफायर सर्किट बाय द यूज ऑफ एनपीएन ट्रांजिस्टर। जब एनपीएन ट्रांजिस्टर का यूज करके हम एम्पलीफायर में यूज करते हैं। द एमिटर विल बी फॉरवर्ड बाइज्ड बाय द यूज ऑफ एमिटर बाइज बैटरी एंड बिकॉज ऑफ दिस रेजिस्टेंस ऑफ आउटपुट सर्किट विल बी लार्ज। अब ये कहने की जो एमिटर बेस वाला है, जंक्शन है इस साइड वाला, ये क्या होगा? फॉरवर्ड बाइज होगा। किसकी बैटरी से? वीसीसी बैटरी की वजह से। ठीक है, जो ये वीसीसी बैटरी है इसकी वजह से क्या होगा? फॉरवर्ड बाइज्ड। ठीक, और क्या कहते हैं? रेजिस्टेंस ऑफ आउटपुट सर्किट विल बी लार्ज। और जिसका रेजिस्टेंस आउटपुट सर्किट का वो भी क्या होगा? बहुत ही ज्यादा होगा। फिर उसके बाद यहाँ पर कहते हैं कि लो इनपुट वोल्टेज विल बी अप्लाइड अक्रॉस एमीटर बेस सर्किट एंड एम्पलीफाइड सर्किट विल बी रिसीव्ड अक्रॉस कलेक्टर बेस सर्किट। ये कहने की जो हमने लो इनपुट वोल्टेज को क्या डाला? हमने एक एमीटर बेस सर्किट के यहाँ से हमको उसको इनपुट कराया, यानी कि इनपुट दिया। एंड एम्पलीफाइड सर्किट विल बी रिसीव्ड अक्रॉस कलेक्टर बेस। और जो कलेक्टर बेस जंक्शन है यहाँ पर से हमें क्या मिलेगा? आउटपुट वोल्टेज मिलेगा। ठीक है, व्हेन ई बी सी आई विद एमिटर बेस एंड कलेक्टर करंट, यानी कि जब आई ई एमिटर करंट, आई बी यानी कि बेस करंट और आई सी यानी कि कलेक्टर करंट होंगे तो हम उनको ऐसे लिख सकते हैं आई ई इक्वल टू आई बी प्लस आई सी। ये हमारी क्वेश्चन नंबर 1 होगी। इफ करंट आई सी इज फ्लोइंग इन कलेक्टर सर्किट। अब जो कलेक्टर सर्किट उसमें जो आई सी करंट फ्लो कर रही है ना, कलेक्टर सर्किट में जो आई सी करंट फ्लो कर रही है, अ पोटेंशियल ड्रॉप आई सी और आर सी विल बी हैपनिंग द रेजिस्टेंस। और आई सी और आर सी में एक पोटेंशियल ड्रॉप हो रहा होगा, जो यहाँ पर है देखो, ये आई सी और आर सी पोटेंशियल ड्रॉप हो रहा होगा। द रेजिस्टेंस कनेक्टेड इन कलेक्टर बेस सर्किट एंड बेस कलेक्टर वोल्टेज विल बी। जो रेजिस्टेंस होगा कलेक्टर बेस सर्किट में, और वो इस तरीके से होगा कि वी सी बी इक्वल टू वी सी सी माइनस आई सी आर सी हो जाएगा। ठीक, अब है 20 का बी पार्ट, एम्पलीफायर सर्किट। जब हम पीएनपी ट्रांजिस्टर यूज करते हैं, यहाँ पर देखो पीएनपी ट्रांजिस्टर यूज किया है, तो उसमें लिखा है कि इफ द पॉजिटिव हाफ साइकिल ऑफ इनपुट एसी सिग्नल वोल्टेज इज कमिंग, यानी कि जो इनपुट एसी वोल्टेज सिग्नल है अगर वो आ रहा होगा, यानी कि देखो पॉजिटिव हाफ में, इट सपोर्ट्स द फॉरवर्ड बाइसिंग ऑफ द एमिटर बेस सर्किट। जो फॉरवर्ड बाइसिंग होगी उसको क्या कर रहा होगा? सपोर्ट कर रहा होगा। ड्यू टू दिस द एमिटर करंट इंक्रीजेज एंड कंसिक्वेंटली द कलेक्टर करंट इंक्रीजेज। और जैसे जैसे जो एमिटर करंट है वो भी बढ़ता है, और जो कलेक्टर करंट है धीरे धीरे कंसिक्वेंटली यानी कि लगातार वो भी बढ़ते जाता है। ठीक है, एज आई सी इंक्रीजेज द कलेक्टर वोल्टेज वी सी डिक्रीज। जैसे जैसे हमारा आई सी बढ़ता है यानी कि कलेक्टर करंट बढ़ता है, वैसे वैसे हमारा क्या होता है? वी सी क्या आता है? हमारा घट जाता है। ये यहाँ पर कहा गया है। Since the collector is connected to the negative terminal of VCC battery of voltage VCB, अब जो कलेक्टर है हमारा वो नेगेटिव टर्मिनल से जुड़ा है VCC बैटरी के। देखो ये VCC बैटरी है, इसके नेगेटिव टर्मिनल से जुड़ा हुआ है हमारा कलेक्टर। ये पूरा घुमा के यहाँ देखो, ये नेगेटिव टर्मिनल से जुड़ा हुआ है, और बैटरी ऑफ VCB की बैटरी के VCC से जुड़ा हुआ है। Therefore the reduction in collector voltage shows that the collector is becoming less negative, यानी कि जो उसके कलेक्टर वोल्टेज अगर कम हो रहा है, इसका मतलब ये है कि वो कम नेगेटिव होते जा रहा है। दिस इज रिप्रेजेंटिंग दैट व्हाइल पॉजिटिव हाफ साइकिल ऑफ इनपुट एसी सिग्नल वोल्टेज अकर्स, यानी कि जब पॉजिटिव हाफ साइकिल ऑफ एसी सिग्नल वोल्टेज का हो रहा होगा, द आउटपुट सिग्नल वोल्टेज एट द कलेक्टर विल आल्सो वेरिंग थ्रू द पॉजिटिव हाफ साइकिल। और जो आउटपुट सिग्नल होगा विल बी, वो भी क्या हो रहा होगा? बदल रहा होगा पॉजिटिव हाफ साइकिल में। ठीक है, इन द सेम वे व्हेन अ नेगेटिव हाफ साइकिल ऑफ इनपुट एसी सिग्नल वोल्टेज अकर्स, जो पहले इन्होंने बताया कि जब पॉजिटिव हाफ साइकिल हो रहा होगा तो वैसे ही एसी सिग्नल में भी कुछ ना कुछ पॉजिटिव हाफ साइकिल में अंतर आ रहा होगा, और वैसे ही आउटपुट वोल्टेज में भी वेरी कर रहा होगा उसके अकॉर्डिंग। ठीक है, अब उसने कहा कि जब नेगेटिव हाफ साइकिल होगी इनपुट एसी सिग्नल वोल्टेज की, जो आउटपुट सिग्नल वोल्टेज होगा ऑल्सो वेरीज होता है, वो सेम ही बात कही इन्होंने, वो भी वेरी करते रहेगा नेगेटिव हाफ साइकिल में। हेंस द इनपुट वोल्टेज एंड द आउटपुट कलेक्टर वोल्टेज आर इन द सेम फेज इन कॉमन बेस ट्रांजिस्टर एम्पलीफायर सर्किट। अब जो कॉमन बेस ट्रांजिस्टर एम्पलीफायर सर्किट है, दोनों में क्या रहते हैं? वो सेम ही रहते हैं, यानी कि जब पॉजिटिव हाफ साइकिल है तो ये भी पॉजिटिव हाफ साइकिल में वेरी कर रहा है, जब ये नेगेटिव हाफ साइकिल में है तो वो भी नेगेटिव हाफ साइकिल में ही वेरी कर रहा है।
अब आएगा अगला टॉपिक कॉमन एमीटर एम्पलीफायर। यहाँ पर क्या होगा, कॉमन एमीटर होगा एम्पलीफायर सर्किट बाय द यूज ऑफ एनपीएन, जब एनपीएन का ट्रांजिस्टर का यूज करेंगे। पहला है द इनपुट एमीटर बेस्ड सर्किट विल बी फॉरवर्ड बाइज्ड विद द बैटरी वीबीबी ऑफ वोल्टेज वीईबी। जो हमारा कह रहे हैं कि जो एमीटर बेस्ड सर्किट है वो हमारा फॉरवर्ड बाइज होगा वीबीबी बैटरी से। अब वीबीबी बैटरी यहाँ पर है और क्या करें, वीईबी वोल्टेज उसका क्या होगा, वोल्टेज होगा, ठीक है। एंड आउटपुट कलेक्टर एमीटर विल बी रिवर्स बाय, और जो आउटपुट है कलेक्टर और एमीटर जो हमारा बेस वो होता है, क्या कहते हैं, सर्किट होता है, उसको क्या होता है, रिवर्स बाइस होता है विद बैटरी वीसीसी। उसमें क्या बैटरी लगी होगी, वीसीसी बैटरी लगी होगी, और उसमें जो वोल्टेज होगा वो वीसीई वोल्टेज होगा। बिकॉज ऑफ दिस द रेजिस्टेंस ऑफ इनपुट सर्किट विल बी लो। अब जो रेजिस्टेंस होगा इनपुट सर्किट का वो कम होता है, एंड दैट ऑफ आउटपुट सर्किट विल बी हाई, और जो आउटपुट सर्किट होगा उसका क्या होगा, हाई होगा। आरसी विल बी अ लोड रेजिस्टेंस, आरसी एक लोड रेजिस्टेंस है जो कलेक्टर सर्किट से जुड़ा हुआ है। इफ एसी सिग्नल वोल्टेज हैज नॉट बीन अप्लाइड टू द इनपुट सर्किट बट एमीटर बेस्ड सर्किट बीइंग क्लोज्ड। अब जो एसी सिग्नल वोल्टेज है ना उसको जब अप्लाई किया गया इनपुट सर्किट में, लेकिन जो एमीटर बेस्ड सर्किट है उसको बंद कर दिया गया। एज्यूम दैट आई ई और आई बी और आई सी यानी कि एमीटर करंट, बेस करंट और कलेक्टर करंट जो है रिस्पेक्टिवली, उनको किरचॉफ्स लॉ के अकॉर्डिंग हम आई ई इक्वल टू आई बी प्लस आई सी लिख देते हैं, ठीक है। ये तो आपने देखा ही होगा कि हर जो भी हमारा जो डायग्राम आ रहा है जहाँ पर भी आ रहा है किरचॉफ्स लॉ से हम इसको लिख सकते हैं। तो आप इसको याद कर सकते हो कि आई इक्वल टू आई बी प्लस आई सी क्या एक इंपॉर्टेंट टर्म है। अब इसकी थ्योरी पढ़ लेते हैं जरा सा। इफ द पॉजिटिव हाफ साइकिल ऑफ इनपुट एसी सिग्नल वोल्टेज इज कंसीडर्ड इट विल बी सपोर्टिंग द फॉरवर्ड बाइसिंग। अगर हमने कहा कि जो पॉजिटिव हाफ साइकिल है इनपुट की, इसको हमने कंसीडर किया तो हम ये कहेंगे कि ये फॉरवर्ड बाइसिंग को सपोर्ट कर रहा है एमीटर बेस सर्किट में, ठीक है। एमीटर बेस सर्किट में फॉरवर्ड बाइसिंग को सपोर्ट कर रहा है। बिकॉज ऑफ दिस द एमीटर करंट विल बी इंक्रीजिंग, इसकी वजह से जो एमीटर करंट है वो बढ़ रहा होगा, एंड एज अ रिजल्ट द कलेक्टर करंट विल गेट इंक्रीज, और ऐसे ही जो कलेक्टर करंट है वो भी क्या होगा, बढ़ जाएगा। बिकॉज ऑफ विच द कलेक्टर वोल्टेज वीसी विल बी डिक्रीज। अब जो कलेक्टर वोल्टेज है वो डिक्रीज हो जाएगा। Since the collector has been connected to the positive terminal of VCE बैटरी, अब जो कलेक्टर है वो पॉजिटिव टर्मिनल VCE बैटरी से जुड़ा हुआ है, therefore the reduction in voltage at the collector means the collector will become less positive। अब जो उसके हाथ जुड़ा होगा वोल्टेज कलेक्टर के मीन से जुड़ा होगा, उसका जो कलेक्टर वोल्टेज है वो क्या होगा, कम पॉजिटिव होगा, यानी कि नेगेटिव की तरफ बढ़ जाएगा। विच शोज दैट नेगेटिव इन अकॉर्डेंस टू इनिशियल वैल्यू। अब इसकी इनिशियल वैल्यू के अकॉर्डिंग वो नेगेटिव में है भी, ठीक है। दिस शोज दैट व्हाइल पॉजिटिव हाफ साइकिल ऑफ इनपुट एसी सिग्नल वोल्टेज अकर्स द आउटपुट सिग्नल वोल्टेज ऑफ द कलेक्टर विल बी वेरिंग थ्रू नेगेटिव हाफ साइकिल। यानी कि जब यहाँ इनपुट एसी सिग्नल पॉजिटिव हाफ साइकिल में वेरी कर रहा होगा, उसी टाइम जो आउटपुट एसी वोल्टेज होगा वो नेगेटिव हाफ साइकिल में वेरी कर रहा होगा, ठीक है। फिर वही उल्टा हो जाएगा, जब ये इनपुट सिग्नल नेगेटिव में जाएगा तो वहां से पॉजिटिव में वेरी करने लग जाएगा। आप देखना यही चीज होगी। इफ नेगेटिव हाफ साइकिल ऑफ इनपुट एसी इज कंसीडर्ड इट विल बी अपोजिंग द फॉरवर्ड बाइसिंग। अब नेगेटिव हाफ साइकिल फॉरवर्ड बाइसिंग को अपोज कर रही होगी, बिकॉज ऑफ दिस द एमीटर करंट विल बी, अब इसकी वजह से एमीटर करंट बढ़ रही होगी, देयरफॉर जो कलेक्टर करंट है वो भी घट जाएगी, जिसकी वजह से कलेक्टर वोल्टेज बढ़ रहा होगा। दैट इज द कलेक्टर विल बी मोर पॉजिटिव। अब कलेक्टर जो होगा ज्यादा पॉजिटिव होगा, जिसकी वजह से जो इनपुट हाफ साइकिल है उसका वो क्या होगा, पॉजिटिव हाफ साइकिल में वेरी कर रहा होगा। देखो ये पॉजिटिव हाफ साइकिल में वेरी कर रहा है, ठीक है। तो सिंपल सी बात है, जब इनपुट एसी वोल्टेज किस में कर रहा होगा, पॉजिटिव हाफ साइकिल में कर रहा होगा, और जो एमवीई है यानी कि एमीटर बेस है ये हमारा फॉरवर्ड बाइस है, तो इसकी वजह से एमीटर करंट भी बढ़ती है, जिसकी वजह से कलेक्टर करंट भी बढ़ती है। कलेक्टर करंट बढ़ती है तो कलेक्टर वोल्टेज घट जाता है, जिसकी वजह से हमारा आउटपुट फर्स्ट वहाँ पॉजिटिव हाफ साइकिल होता है या नेगेटिव हाफ साइकिल हो जाता है। अब इसमें जब हम नेगेटिव हाफ साइकिल में जाते हैं तो फॉरवर्ड बाइसिंग क्या होता है, वो रिवर्स कम हो जाता है उसकी पावर, जिसकी वजह से एमीटर करंट घटता है, तो एमीटर करंट के साथ साथ कलेक्टर करंट भी घटता है। कलेक्टर करंट घटा तो कलेक्टर वोल्टेज बढ़ा और उसका हाथ वो पॉजिटिव साइकिल में वेरी करने लग गया। अब है कॉमन बेस एम्पलीफायर। कॉमन बेस एम्पलीफायर क्या होते हैं, जब एसी करंट गेन होगा, दिस कैन बी एक्सप्लेन्ड एज अ रेशियो ऑफ वेरिएशन इन कलेक्टर करंट एज फिक्स्ड कलेक्टर वोल्टेज। हम इसको ऐसे पहचान सकते हैं कि जो कलेक्टर करंट है वो कलेक्टर वोल्टेज है फिक्स्ड होगा, इट इज रिप्रेजेंटेड बाय अल्फा एसी। अल्फा एसी हम इसको क्या करेंगे, डिनोट करेंगे। अब अल्फा इज इक्वल टू डेल आईसी अपॉन डेल आई। आईसी होगा कलेक्टर करंट और आई होगा एमीटर करंट, तो वीसीबी इक्वल टू होता है कांस्टेंट। उसके बाद आता है हमारा वोल्टेज गेन। वोल्टेज गेन क्या है, दिस कैन बी रिफर्ड एज द रेशियो ऑफ वेरिएशन इन आउटपुट वोल्टेज टू द वेरिएशन ऑफ इनपुट वोल्टेज, इट कैन बी रिप्रेजेंटेड एज ए। और जो वोल्टेज गेन है उसे हम ए से दिखाते हैं, जिसके बीच पे वी लगा हुआ है, यानी कि वोल्टेज गेन। अब डेल्टा आईसी आर आउटपुट, ये देखो डेल्टा आईसी जो होगा ये होगा, और इसका जो रेजिस्टेंस होगा वो आउटपुट वाला होगा, और जो अपॉन डेल्टा आई ई
आर आउटपुट, आर इनपुट, अब जो आर ई होगा जो यहाँ से इनपुट होगा उस पर वो कर रहा होगा, ठीक है। आर वी इन है तो आर इन यहाँ पर भी होगा, तो डेल्टा आई सी अपॉन डेल्टा आई सी इक्वल टू आर आउट अपॉन आर इन, तो ए वी इज इक्वल टू होगा अल्फा ए सी इंटू रेजिस्टेंस गेन। अल्फा ए सी अभी हमने पीछे पढ़ा है, तो अल्फा ए सी इक्वल टू रेजिस्टेंस गेन हो जाएगा, जहाँ पर आर आउट अपॉन आर इन क्या होगा, रेजिस्टेंस गेन की तरह कंसीडर किए जाएंगे। अब आता है पावर गेन। दिस कैन बी एक्सप्लेन्ड एज अ रेशियो ऑफ वेरिएशन इन आउटपुट पावर टू द वेरिएशन इन इनपुट पावर, यानी कि जो वेरिएशन चेंज हो रहा होगा आउटपुट पावर में और जो चेंज हो रहा है इनपुट पावर में, उसके रेशियो को ही हम पावर गेन कहते हैं। उसका फॉर्मूला एसी पावर गेन देखो, चेंज इन आउटपुट और चेंज इन इनपुट पावर डेल्टा आई सी अपॉन डेल्टा आई आर आउट अपॉन आर इन। आर आउट अपॉन आर इन तो क्या होता है आपको पता है, रेजिस्टेंस गेन, और डेल्टा आई स्क्वायर सी अपॉन डेल्टा आई स्क्वायर ई हो जाएगा, जो अल्फा स्क्वायर ए सी हो जाएगा। बस सारे फॉर्मूले सिमिलर से हैं, बस हल्की हल्की सी छोटी छोटी सी चीजें डिफरेंट है। अब आता है कॉमन एमिटर एम्पलीफायर एसी करंट गेन। कॉमन एमिटर एम्पलीफायर में क्या होता है, देखो द रेशियो ऑफ द वेरिएशन इन कलेक्टर टू द वेरिएशन इन बेस करंट कैन बी डिफाइंड एज एसी करंट, इट इज रिप्रेजेंटेड एज बीटा एसी इक्वल टू अल्फा डेल आईसी अपॉन डेल आईबी, जहां पर आपका वीसी क्या होता है, कांस्टेंट होता है। द वैल्यू ऑफ दिस क्वांटिटी इज क्वाइट लार्ज एज कंपेयर टू 1 एंड इट लाइज बिटवीन 15 to 50। इसकी जो वैल्यू होती है 1 से तो बड़ी ही होती है और 15 से 50 के बीच में लाई करती है। एसी करंट के बाद वोल्टेज गेन आता है जिसे आप एसी डिनोट करते हैं। द रेशियो ऑफ द वेरिएशन इन आउटपुट वोल्टेज टू द वेरिएशन इन इनपुट वोल्टेज कैन बी रिफर्ड एज वोल्टेज गेन। वो क्या होता है, वोल्टेज गेन होता है, इट इज रिप्रेजेंटेड एज ए, इसे हम ए जे डिनोट करते हैं। तो ए वी इक्वल टू डेल आई सी इंटू आर आउटपुट अपॉन डेल आई बी इंटू आर इन, तो ए वी इज इक्वल हो जाएगा बीटा ए सी इंटू रेजिस्टेंस गेन। एसी पावर गेन हो जाएगा आपका द रेशियो ऑफ द वेरिएशन इन आउटपुट पावर टू द वेरिएशन इन इनपुट पावर कैन बी डिफाइंड एज एसी पावर गेन। अब आपको पता है एसी पावर गेन कैसे दिखाते हैं, चेंज इन आउटपुट पावर अपॉन चेंज इन इनपुट पावर, तो दोनों का फॉर्मूला लिखा, तो अब वहां पर अल्फा स्क्वायर एसी होता था, अब तो यहाँ पर बीटा स्क्वायर एसी हो जाएगा, तो बीटा स्क्वायर एसी इंटू रेजिस्टेंस गेन, तो यही क्या हो जाएगा आपका पावर गेन। अभी हमने अल्फा और बीटा के बारे में बात की, जिसमें हम वोल्टेज गेन, करंट गेन और पावर गेन के बारे में बात कर रहे थे। अब इन दोनों के बीच में क्या रिलेशन होता है, जैसा कि हम दोनों को पता है कि एम्पलीफायर के केस में आई ई इक्वल टू आई बी प्लस आई सी होता है, यानी कि एमिटर करंट इक्वल टू बेस करंट प्लस कलेक्टर करंट। डिवाइड बोथ साइड्स ऑफ द इक्वेशन बाई किससे, आई सी से। हमने अगर दोनों साइड डिवाइड कर दिया तो आई ई अपॉन आई सी इक्वल टू आई बी अपॉन आई सी प्लस 1, ठीक है। अपॉन आई ई अपॉन आई सी होता है आपका 1 अपॉन एल्फा, और आई बी अपॉन आई सी होगा आपका 1 अपॉन बीटा प्लस 1। अब 1 अपॉन बीटा इक्वल टू 1 अपॉन एल्फा माइनस 1, तो इसको हो जाएगा 1 माइनस एल्फा अपॉन एल्फा, सिंपल फ्रैक्शन जो हम यूज करते हैं। तो बीटा इक्वल टू हो जाएगा एल्फा अपॉन 1 माइनस एल्फा। सिमिलरली द रिलेशन ऑफ एल्फा इन टर्म्स ऑफ बीटा, यानी कि बीटा का रिलेशन अल्फा के टर्म में ऐसा हो जाएगा, और अल्फा का रिलेशन बीटा अपॉन 1 प्लस बीटा हो जाएगा अल्फा का रिलेशन बीटा के टर्म्स में, ठीक है। तो आपको ये दोनों फॉर्मूले याद करने पड़ेंगे। तो अल्फा और बीटा के जो रिलेशन होता है इस तरीके से आपके ऑप्शन पूछे जा सकते हैं। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको ये नोट से समझ में आए होंगे। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, कमेंट करके बताएं आपको वीडियो कैसी लग रही है। चैनल शेयर करें वीडियो को, और हमारे चैनल को भी और के साथ शेयर करें ताकि उन्हें भी बहुत अच्छी इंटरेस्टिंग वीडियो देखने को मिले। चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए ऐसे ही इंपॉर्टेंट वीडियोस के लिए। तब तक के लिए 2 गज की दूरी, मास्क है जरूरी, अपने ध्यान रखिए, अपने घर वालों का ध्यान रखिए, आसपास आप सही बनाए रखें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग, टेक केयर, जय हिंद, जय भारत।